today I am going to discuss with all of you an important topic of cytology about Golgi apparatus, one of the cytoplasmic organelle. ठीक है, तो हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल में अपना नेक्स्ट ऑर्गेनल जो पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडी. ओके, सो गोल्जी बॉडी की हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, इसके डिस्कवरी को देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे. तो अबाउट इट्स डिस्कवरी, देखो डिस्कवरी में किसने इसकी डिस्कवरी की या किसके थ्रू इसकी डिस्कवरी हुई, तो इसके नाम में ही वो एपरेंट है. यहाँ पे कोई लिटल मतलब नहीं है गोल्जी एपरेटस का, इस तरह का कुछ नहीं है. बिकॉज द कैमिलो गोल्गी इन ईयर 1898 डिस्कवर्ड दिस रेटिकुलर स्ट्रक्चर. आफ्टर हिम द नेम ऑफ दिस रेटिकुलर स्ट्रक्चर वॉज गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. तो इसकी डिस्कवरी हुई कैमिलो गोल्गी के थ्रू. और कब हुआ, तो 1898 में हुआ. कहाँ हुआ, तो इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल. ही एक्चुअली ऑब्जर्व दिस रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल. नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरह के रेटिकुलर स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन हुआ. और इसके लिए जो इन्होंने एक तरह से टेक्निक का यूज किया, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मेटल fragmentation. ठीक है, metal fragmentation, and he used silver nitrate. For this he got Nobel Prize also in the year 1906. तो कैमिलो गोल्गी in cytoplasm of nerve cell. ठीक है, ये इसको याद रखने के लिए कि कहाँ पे एक्चुअल हुआ था. कभी कभी होता है क्या, क्वेश्चन पूछ देता है कि किस जगह पे इसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हुई थी. तो बाय दिस नाउ अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, लोकेशन, ये भी हम लोग देखेंगे. तो लोकेशन इसका होगा, इट इज नियर टू द सेल न्यूक्लियस. तो देखो हम यहाँ पे न्यूक्लियस बनाए हैं. ये न्यूक्लियस से एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसको कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले थे, इसी से इनक्लोज्ड ये हमारा गोल्गी बॉडी है. ये these 3 stalked और 4 stalk like structure पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलली ये एक तो दूसरे पे है. इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, गोल्जी बॉडी बोलते हो. तो इसी के स्ट्रक्चर को अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कैसे ये दिखता है, हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 फॉर्म्स. इसके 2 फॉर्म्स हैं, ए एंड बी. ए ही सिस्टर्नी. इसी सिस्टर्नी को आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा कि वो क्या था, फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट. तो सेम इन दिस केस ऑल्सो सिस्टर्नी में फ्लैटन मेम्ब्रेनस सीट, मेम्ब्रेनस BRANOUS सीट. ओके, या सैक, आप थैली भी यहाँ पे रख सकते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर. दूसरा होता है वेसिकल्स. ये वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स आर राउंड सैक, या राउंड सैक बोलो या ओवल, इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है. इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाना चाहेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना इजी नहीं है. इसमें 2 फेस है. एक फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाइल अनदर फेस इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, या सेल एक्सटेंशन भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ वाला फेज है. तो दिस फेज, इसको आप लोग कन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कन्वेक्स है. और ये क्या है, केव है, शी शेप्ड है, केव है. तो इस फेज को आप कनकेव यहाँ पे लिख देते हैं, कनकेव. और ये क्या है, कन्वेक्स. ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स को और भी तरह से जाना जाता है. इसको हम लोग प्रॉक्सिमल फेस भी बोलते हैं, while this concave is called digital.
ओके तो ओरिएंटेशन पे ध्यान देना होगा यहाँ पे कि अगर इफ इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन दिस फेज इज कॉल्ड कन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज को ही सिस फेज भी बोला जाता है, कई जगह पे आपको सिस फेज भी लिखा होगा। वेल जो कि ये टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन व्हेन टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस दिस लाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जिसका ओरिएंटेशन होगा उसको कनकेव बोलेंगे। कनकेव को ही हम लोग मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं और इसी को रिलीजिंग फेज भी बोला जाता है, इसी को ट्रांस फेज भी बोला जाता है। सेकेंड थिंग, इसी का यहाँ पे एक्चुअल साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स भी है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स की बात में यहाँ पे दो तरह से इसको स्ट्रक्चर को आप पढ़ोगे कि किस तरह से इसके दो फेज थे और दोनों फेज को एक एक करके डिटेल में हम लोग बताएंगे, जानेंगे कि किस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चरली डिफाइंड होता है और काफी अच्छा सा स्ट्रक्चर अपियरेबल है यहाँ पे। इट इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक है। दूसरा, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बाउंड ऑर्गेनल बोलते हैं, ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, बाद में जब आरबीसी की बात करते हैं तो वहां पे ये नहीं रहता है। नेक्स्ट है, इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल बट मोस्ट evident in plant cell। प्लांट सेल में ये बहुत ही ज्यादा evident होगा, मोस्ट evident in plant cell and also known as dictysomes। ठीक है, तो ये स्पेशली किस केस में बोलेंगे, जब आप रिलेट करते हो अबाउट प्लांट सेल। इसी को गोल्जीजोम्स भी कहा जाता है, कई बार कहीं पे लिखा हुआ होता है गोल्जीजोम या डिक्टायोजोम्स भी बोलते हैं इसको। तो इट इज ऑल अबाउट इट्स लोकेशन, कहाँ पे था, क्या क्या बोला जाता है ना, अबाउट इट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो इट हैज टू फेज, टू ओरिएंटेशन, ठीक है, वन टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वन टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैं यहां लिख देती हूँ वन टुवर्ड्स। देखो इसकी ओरिएंटेशन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछी गई है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। टुवर्ड्स यहां से हटा के यही लिख देती हूँ। इट हैज टू फेज, वन ओरिएंटेड, वन कन्वेक्स लिख दो, कन्वेक्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ है। एंड अनदर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कनकेव फेज। यहां पे मैं एक बार लिख देती हूँ, कन्वेक्स को आप ये जो कन्वेक्स है टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सिस फेज, या आप इसको फॉर्मिंग फेज भी कह सकते हैं, फॉर्मिंग फेज। ठीक है, सिस है, फॉर्मिंग है, इस तरह के यहाँ पे फॉर्मिंग फेज हुए, या इसको प्रॉक्सिमल भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल फेज। ठीक है, एक ही है, और करके आप समझ सकते हो, सिस और वाइल कनकेव की बात करते हैं, कनकेव फेज, इसका ओरिएंटेशन होता है टुवर्ड्स दिस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये कनकेव है, केव मतलब गुफा, तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया जब है तो ये कनकेव है। कनकेव को ही हम लोग ट्रांस भी बोलते हैं, ट्रांस फेज, और आप इसको बोल सकते हैं और मैच्योरिंग फेज, इसको हम मैच्योरिंग फेज भी बोल सकते हैं, और डिजिटल फेज। तो देखो एक ही बात है, दो तरह से इसको हम समझ सकते हैं, कन्वेक्स साइड, कनकेव साइड, कन्वेक्स फेस, कनकेव फेस, एंड ऑल दीज आर द टाइप, या यू कैन से दीज आर ऑल्सो नोन एज कनकेव एंड कन्वेक्स। तो कई बार पूछा है कि ट्रांस फेस को और क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग, या सिस फेस को और क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए आप इसको याद रखना। आते हैं इसके अब थोड़े से फंक्शंस पे कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सेल, फॉर यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली। तो द फंक्शन ऑफ दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus is very important. It plays a vital role, or it plays a very significant role in cell. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह के प्रोडक्ट को बनाया, देखो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से ही एसोसिएटेड है समा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, प्रोटीन थे, लिपिड से। इसने क्या करा, गोल्गी बॉडी ने उस सिंथेसाइज प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन। दूसरा फंक्शन इसका होता है, मॉडिफिकेशन के बाद ये करता है उसकी प्रोसेसिंग में वो उसके डेस्टिनेशन एरिया तक पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई, पैक किया, और एक जगह ये सिंथेसाइज भी करता है। तो कई सारे चीज से ये अपने फंक्शनल एस्पेक्ट को जाना जाता है, इसका फंक्शन। तो इट प्लेज, आप इसके फंक्शंस को देख रहे हो, फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। तो इट प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोसेसिंग of synthesized product by ER. ER stands for endoplasmic reticulum, and also packaging of product molecules according to their final destination। देखो इस फाइनल डेस्टिनेशन को हम लोग थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि कैसे इसकी पैकिंग, प्रोसेसिंग और वो फाइनली जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगा। तो सपोज प्रोडक्ट कहां से बना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बना, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वो चला प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल्स चला जाएगा सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में, और सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर ये क्या हो जाएगा, सेल के एक्सटीरियर। देखो ये सारा चीज, ये क्या था, इसकी प्रोसेसिंग थी, पैकिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन थी। तो ये बना यहाँ पे प्रोडक्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, इसकी प्रोसेसिंग हुई इस फेज से टुवर्ड्स कनकेव फेज, कन्वेक्स से स्टार्ट हुई प्रोसेसिंग और कहां तक चली गई, मैच्योरिंग फेज कनकेव के पास। देन यहाँ पे इसकी पैकिंग हुई इन अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी यहाँ पे बोलेंगे। देन फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स टुवर्ड्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थ्रू एक्सोसाइटोसिस आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे फिर एक्सोसाइटोसिस बाहर, एक्सो मतलब आउटसाइड, और यहाँ पे इंडोसाइटोसिस। तो ध्यान देना है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या किया, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिसाइक्लिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो था एक फंक्शन जिससे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसके अलावा
it plays a very important role in recycling of plasma membrane component. तो यहां लिख देती हूं, it plays a important role in recycling of plasma membrane component through endocytosis and exocytosis. जो प्रोसेस अभी मैंने बताया, डिस्कस करा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। इसके अलावा देखो, ये तो दूसरा फंक्शन ही है, इसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, और ये सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन किया वो किसने किया? गोल्जी एपरेटस ने। तो हुआ ना ये इंपॉर्टेंट रोल इसका। तो इट हेल्प्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल के भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है इन प्लांट सेल। ऐसा प्रोसेस एनिमल में नहीं ये करेगा, ये इसलिए भी अलग नाम से जाना जाता है प्लांट में। तो ये प्लांट सेल का फीचर है। ये सारा चीज तो किया, इसके अलावा ये क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया। एक कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन होता है, और उसी कॉम्प्लेक्स शुगर को ये ऐड करता है प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ। तो सोचो, यहाँ पे इसने मॉडिफिकेशन भी किया। क्या क्या किया? इट ट्रांसपोर्ट, इट मॉडिफाई एंड इट ऑल्सो सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल वन। तो यहाँ पे इस चीज की चर्चा होनी ही चाहिए क्या, कि इट ऑल्सो सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स शुगर किससे बना? कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर से ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाए। अब यही शुगर को ये क्या करता है, ड्यूरिंग द टाइम और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स शुगर को जोड़ देगा प्रोटीन में, तो बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन। इसी कॉम्प्लेक्स शुगर को ऐड कर देगा लिपिड में, तो बना दिया ग्लाइकोलिपिड। तो क्या किया? इट मॉडिफाई लिपिड, इट मॉडिफाई प्रोटीन बाय एडिंग, यहां लिख सकते हैं, इट मॉडिफाई लिपिड and protein by adding carbohydrate। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसके अलावा इसकी फंक्शन क्या होगी? इट फॉर्म्स ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इट फॉर्म्स glycolipid and glycoproteins। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा एक्चुअली गोल्जी बॉडी का, जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके साथ साथ एक और सेकेंडरी फंक्शन है इसका, जो आपको यहाँ पे दिख सकता है थ्रू दिस डायग्राम। क्या है ये तो था भाई, एक्सोसाइटोसिस करा इसने, इंडोसाइटोसिस किया। ये एक्चुअली जो ये बन रहा है, ये इंडोसाइटोसिस के थ्रू जो ये बना, इट इज लाइसोसोम। तो देखो, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन किया। गोल्जी बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड लाइसोसोम्स आर व्हाट? सुसाइडल बैग। तो इसका क्रेडिट भी किसको जाता है? गोल्जी बॉडी को ही जाता है, गोल्जी एपरेटस को जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंडरी इसका क्या वर्क है? इट फॉर्म्स या इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लिखते हैं, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये रहा आपका गोल्जी बॉडी। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, function, discovery. In our next video, we will talk about lysosomes. Thank you.